नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले विपक्ष के नेतृत्व पर चर्चा की जा रही है और इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। पटना में आज सीएम नीतीश ने कहा कि वो 2024 के नेतृत्व के लिए फैसला ले चुके हैं। अब गेंद कांग्रेस के पाले में है, यानी सोचना कांग्रेस को है। सीएम नीतीश ने बिना नाम लिए ये संकेत दिया कि वो 2024 में विपक्ष के नेतृत्व के लिए तैयार हैं। कांग्रेस इस पर फैसला करे। सीएम नीतीश ये भी कहते नजर आए कि अगर कांग्रेस और पूरा विपक्ष एक साथ मिलकर अगर लड़ता है तो बीजेपी 100 के आंकड़े के नीचे ही सिमट जाएगी। सीएम ने कहा कि नेतृत्व को लेकर वो कांग्रेस के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। यहीं पर बात खत्म नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने इसके आगे कहा कि वो विपक्ष को एकजुट करते रहेंगे। यह पहला मौका है जब सीएम नीतीश ने विपक्ष के नेतृत्व करने को लेकर साफ तौर पर खुले शब्दों के साथ संकेत दिया है। यात्रा तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अब इसके आगे थोड़ा सोच लीजिए। हम तो उसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब तक हम तो जाके दोनों को कही दिए हैं, हम कह दिए हैं कि भाई सोच लीजिए आगे, तो जो कहिएगा। अब बाकी अन्य पार्टियों का फोन आ रहा और सब लोग कह रहे हैं कि बाकी लोगों का सबका मीटिंग कीजिए, एक साथ बैठिए, तब जान लीजिए हम वेट कर रहे हैं खाली। अब आप लोग जितना जल्दी, हम इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। तो बाकी और पार्टियां थी, बहुत सारी पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार बैठी हुई है। लेकिन अब आप सोचिए, हम तो चाहते हैं कि भाई अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए। तो आज आप आए हुए हैं, तो आप ही के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोगों को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां कहां और किनके किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये जिस दिन फैसला कर लीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार कर रहे हैं। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा तो 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। अब जरा इस खबर के मायने को भी समझिए, जो इस वक्त सियासी लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। सीएम ने गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दिया है, यानी फैसला अब कांग्रेस को करना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो विपक्ष की एकजुटता के साथ खुद को सामने रख रहे हैं, क्या कांग्रेस इस पर सहमति दे रही है? सीएम को कांग्रेस की हां का इंतजार है। कांग्रेस की हां के साथ ही सीएम दिल्ली जाएंगे। विपक्षी एकता को मजबूत करने का वो काम करेंगे। बीजेपी को हराने की रणनीति बनाएंगे और बीजेपी को 100 पर रोकने का काम उनकी तरफ से होगा। कांग्रेस को जल्द से जल्द फैसला लेना होगा। कांग्रेस को अपना फैसला सीएम को बताना होगा, जिसके साफ संकेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से आज दिए गए। उन्होंने सीधे शब्दों में कह दिया कि अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो 100 के आंकड़े के नीचे बीजेपी रह जाएगी, लेकिन जरूरत है कि कांग्रेस इसे लेकर अपना फैसला सामने रखे, यानी कांग्रेस सहमति दे कि इस वक्त प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए विपक्ष की तरफ से नीतीश कुमार सामने होंगे। सीएम नीतीश के बयान पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि नीतीश कुमार जो चाहेंगे वही होगा। घटक दलों के नेता मिल बैठकर सब कुछ तय करेंगे। सलमान खुर्शीद ने कहा कि वो सीएम नीतीश की बात को आला कमान तक पहुंचाएंगे। जरूरत पड़ी तो वो इसके लिए वकालत भी करने वाले हैं। लेकर समाज में व्यापक बदलाव लेने का प्रयास किया, लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास किया। और बात बहुत देश में कभी कभी गुजरात मॉडल की हुआ करती है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप तो अब सिर्फ बिहार मॉडल की बात करिए। पूरे भारतवर्ष में जहां जाएं वहां प्रेम की ये गाथा और ये हमारे विकास, हमारे देश के विकास और उन्नति के लिए जिसमें सब दिल एक दूसरे से जुड़ जाएं, उसकी बात करेंगे। तो आप बिहार मॉडल की बात करिए। मैं आपकी इस बात का समर्थन देश में हर जगह जाकर करूंगा, जो आप दोनों ने यहाँ करके दिखाया। आपने बहुत इशारे में भी बात कही और स्पष्ट बात भी कही है
मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूं कि जितनी मुझे समझ है अपनी पार्टी में, जो आप चाहते हैं वही वहां भी सब लोग चाहते हैं। लेकिन कभी कभी प्यार में एक समस्या होती है, प्यार में समस्या होती है, और तेजस्वी जी ये जानते हैं, प्यार में समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू। उसमें कभी कभी अनुभव काम कर देता है, और कभी कभी जो अनुभवी नहीं होते हैं वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। इसलिए ये अनुभवी बहुत सोचता है, और जो नए लोग होते हैं वो अपनी दिल की बात अपने मुंह पर ले आते हैं, और फिर बाद में वो ये कहें कि भैया हम तो बस ऐसे ही हैं, हम तो ऐसी ही बात करते हैं। शोले का वो डायलॉग याद आ जाता है कि अम्मा जो भी है हम तो ऐसे ही हैं, हम तो सच्ची बात कह देते हैं। और इस बीच आरजेडी नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि एकजुटता पर कांग्रेस जल्द फैसला ले। जहां बीजेपी और कांग्रेस में फाइट है, वहां कांग्रेस तैयारी शुरू कर दे। तो मोदी की नहीं, मुद्दे की बात होगी। एकजुटता पर कांग्रेस को जल्द फैसला लेना चाहिए, ये बात साफ तौर पर कहते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। मोदी की बात मत करो, मुद्दे की बात करो। देश में मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, गरीबी है, लाचारी है, देश की आर्थिक स्थिति वो बिगड़ रही है, चीन से खतरा है। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं, और इन्होंने जो निर्णय लिया देश हित में लिया, देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इन्होंने जिक्र किया देश का माहौल क्या है, और ये हम लोगों के साथ आए, हम लोगों को बल मिला है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। तो हम सभी लोगों को एक होकर के एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी तैयार करना पड़ेगा, तभी हम जाकर के जो है लड़ाई लड़ सकते हैं। और यही चर्चा लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में भी किया कि हम लोग सब लोग तैयार हैं, और सब लोग जब तैयार हैं तो कांग्रेस पार्टी को निर्णय लेना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द ही जो है निर्णय लिया जाएगा, और देश के लिए हम सब लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। और विपक्षी एकता पर सीधे तौर पर अब सभी मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं। 2024 टारगेट है, और इसी 2024 को लेकर के लगातार बयान जो है सामने आते हुए, लेकिन सबसे बड़ा बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से आया, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया, हालांकि अब तक मुख्यमंत्री इससे बचते रहे। उन्होंने कहा कि कभी मैं प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर अपने आप को देखता नहीं हूं, समझता नहीं हूं, विपक्ष को एकजुट जरूर करना चाहता हूं, लेकिन आज के इस बयान को समझना भी जरूरी है। हमारे सहयोगी इस वक्त संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। संजय, आज से पहले मुख्यमंत्री इन बातों से, इन सवालों से बचते रहे। जब भी प्रधानमंत्री कैंडिडेट की बात आई विपक्ष के तौर पर, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी कोई मंशा नहीं रखता हूं, महत्वाकांक्षा नहीं है। लेकिन आज की बात से लगता है कि महत्वाकांक्षा भी है, और त्याग किसे करना है ये भी उन्होंने सामने रख दिया कांग्रेस के। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे, लगातार उन्होंने कहा भी था कि विपक्ष को एकजुट करना है। आपको याद होगा सोनिया गांधी से मुलाकात की थी नीतीश कुमार और लालू यादव ने, जब वो इटली जाने वाली थी, उनके पारिवारिक सदस्य का निधन हो गया था। उसके बाद से किस तरीके से पूरे मामले में मिसकम्युनिकेशन आया, और आज लंबे अरसे के बाद जब सलमान खुर्शीद उनको नजर आए, तब उन्होंने कांग्रेस को याद दिलाया भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा अब खत्म हो चुकी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है पॉलिटिक्स में डायलॉग की, और जो नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं उसकी धार जो है लगता है कहीं कुंद हो गई है। इसलिए वो विपक्ष कांग्रेस को याद दिला रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो चुकी है, और अब कांग्रेस को पहल करनी चाहिए। और आपके माध्यम से, यानी सलमान खुर्शीद को उन्होंने इंगित किया कि आपके माध्यम से हम कांग्रेस को बताना चाहते हैं कि अब पहल शुरू होनी चाहिए। यानी जो डायलॉग है वो कहीं न कहीं मिसकम्युनिकेशन की वजह से बंद पड़ा हुआ है, और यही कारण है कि विपक्ष जो है आज असमंजस की स्थिति में दिख रहा है। इस बयान को देखें, या इस बयान को हम इस रूप में देखें कि कांग्रेस ये प्रमुखता से और मुखरता से कहे कि हमने आपको
प्रेसिडेंट के तौर पर और प्रधानमंत्री के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जो विपक्ष के कैंडिडेट के चेहरे के लिए बात हो रही है, वहां पर हम आपको सामने रख रहे हैं। इस बात को हम स्वीकार करें, क्योंकि कांग्रेस हर प्लेटफॉर्म पर इसे नकारती रही है। उन्होंने बार बार ये कहा है कि हमारे लिए सबसे योग्य अगर कोई उम्मीदवार है प्रधानमंत्री का, तो हमारे पास वो चेहरा भी है, नाम भी है, राहुल गांधी। अब क्या सलमान खुर्शीद ये बात बिल्कुल कन्विंस करवा पाएंगे कि राहुल गांधी नहीं, नीतीश कुमार को सामने रखिए? देखिए विभा, आपने सलमान खुर्शीद के अगर बयान को गौर से सुना होगा, उन्होंने कहा कि वो अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और कोशिश करेंगे, एडवोकेसी करेंगे, वकालत करेंगे, नेतृत्व को समझाने की कोशिश करेंगे और ये समझाएंगे कि विपक्ष को एकजुट होना होगा और कांग्रेस को आगे आना चाहिए। यानी अब भी जो डायलॉग है उसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि एडवोकेसी का वो हवाला दे रहे हैं। क्या उनकी बात से नेतृत्व इत्तेफाक रखता है? क्या उनकी बातों को नेतृत्व मानेगा? ये तमाम तरह की बातें अब भी बनी हुई हैं। नीतीश कुमार हो या तेजस्वी हो, सबकी निगाहें कांग्रेस के ऊपर टिकी हुई हैं। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस ने अपनी तरफ से जितना उत्सुक नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव जैसे नेता हो, उतना कांग्रेस जो है वो उत्सुक नहीं दिख रहा है। नेतृत्व जो है वो अपने रवैये पर अडिग है और ऐसे में नीतीश कुमार ने सलमान खुर्शीद को सहारा बनाया और अपनी बातें रख दी। अब बहुत कुछ डिपेंड करता है कांग्रेस के ऊपर। संजय, लेकिन चुनौती सिर्फ राहुल गांधी तो नहीं है। याद होगा जब बात महत्वाकांक्षा की होगी और जब 2024 की बात होगी, जब भी यहाँ पर प्रधानमंत्री कैंडिडेट की बात होती है, तो यहाँ पर महत्वाकांक्षी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम सामने आ जाते हैं। और यही वजह है कि इससे पहले भी कई बार कोशिश की गई है कि विपक्षी एकजुटता के साथ चुनौती दी जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। अरविंद केजरीवाल है, ममता बनर्जी है, केसीआर है, इस कड़ी में एक अच्छी खासी लिस्ट है जो लोग इस दौड़ में शामिल हैं और अपने आप को उपयुक्त और सबसे बेहतर मानते हैं। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस जो है वो बहुत अधिक उत्सुक अब तक नहीं दिख रहा है और नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से सफाई भी दे दी कि वो इस रेस में शामिल नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात देखिए कि इंटैक्ट करने की बात होती है। एक भाषण में अपने संबोधन में तेजस्वी यादव ने कह दिया कि कांग्रेस को तैयारी करनी चाहिए उन सीटों पर जहां वो बीजेपी से डायरेक्ट फाइट में है। यानी एक तरफ आप कहते हैं कि सब कुछ मिल बैठकर सोचना चाहिए और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव यह इंडिकेट भी कर देते हैं कि कांग्रेस को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कुल मिलाकर विपक्ष जिसका हवाला दे रहा है, जिस एकता का हवाला दे रहा है, उसको लेकर भी बहुत कुछ करने की जरूरत है विपक्ष में। और आज के जो संबोधन थे नेताओं के, उसको देखकर बहुत कुछ यही लगा विभा। और निश्चित तौर पर विपक्ष के लिए अभी एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस को लेकर और इंटैक्ट को लेकर। जी बिल्कुल, और कांग्रेस को यह भी सोचना होगा कि इशारों में तेजस्वी ने क्या कह दिया कि आप कहां पर हैं बीजेपी के साथ फाइट में, ये भी सोचना होगा, क्योंकि कांग्रेस खुद सीमित हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए और चर्चा करने के लिए। तो आरजेडी विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का सीएम नीतीश पर हमला लगातार जारी है। उन्होंने सरकार की कृषि नीति पर सवाल उठाते हुए सीएम नीतीश पर हमला बोला है और कहा कि कृषि रोड मैप से किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ और इससे किसानों की आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पाई। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सीएम जवाब के बदले सवाल उठा रहे, जवाब उनको देना चाहिए था, उन सवालों का जवाब देना चाहिए था जो सवाल सुधाकर सिंह की तरफ से उठाए जा रहे हैं। सुधाकर सिंह ने सीएम को चुनौती देते हुए कहा कि अगर सीएम नीतीश को अपनी नीतियों पर उतना ही भरोसा है तो उन्हें चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बयान दिया गया कि बिहार में कृषि क्षेत्र के बारे में, कृषि क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। किसी को पता है क्या? आप सभी जानते हैं कि आपके जो सरकारी जो आंकड़े, विभागीय आंकड़े हैं, उस आंकड़े में आपने विश्वास दिलाया था बिहार की जनता को कि कृषि रोड मैप 2 और 3 में 3 लाख करोड़ खर्च करने के बाद उत्पादन 2 गुना होगा एवं किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल के बाद भी आपके जो विभागीय आंकड़े और सरकारी आंकड़े हैं वो कहते हैं किसानों की ना आय बढ़ी। मेरा तो मानना है कि किसानों की आय नकारात्मक हुआ है। आप मुख्यमंत्री हैं और हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो सवाल तो मैं मुख्यमंत्री से ही करूंगा। आपको क्यों पीड़ा होती है बिहार की जनता को सवाल का जवाब देने में? आप जवाब की जगह नए सवाल उठा रहे हैं कि बयान देने से आप पार्टी के नेता हो सकते हैं, जनता के नेता नहीं हो सकते। इससे बड़ा आश्चर्यजनक क्या होगा? आपको तो बिहार की जनता पे भरोसा होता तो 17 सालों से चुनाव आप लड़ना बंद कर चुके हैं
और इतना ही लगता है कि बहुत अच्छा आप काम करते हैं तो अपने पसंद का इलाका चुन करके चुनाव लड़ना चाहिए आने वाले चुनाव में, जिससे पता तो चल सके कि आपके जो जिन नीतियों पे आप चल रहे हैं, बिहार को विकास का जो झांसा देने का काम कर रहे हैं, उससे लोगों को पता चल सके मुख्यमंत्री जी। और आइए अब इस खबर के बारे में समझते हैं। सुधाकर सिंह लगातार सीएम नीतीश कुमार पर हमले कर रहे हैं। बयानों के तीर उनकी तरफ से सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर चलाए जा रहे हैं। आरजेडी के शो कॉज नोटिस का भी सुधाकर पर कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सवाल यहीं से उठता है कि सुधाकर सिंह के हौसले आखिर बुलंद क्यों हैं? क्या आरजेडी सुधाकर के जरिए ही नीतीश पर दबाव की राजनीति कर रही है? इतनी बयानबाजी के बावजूद सुधाकर सिंह पर किसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सुधाकर सिंह के बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया है। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि आरजेडी को सुधाकर सिंह के बारे में जरूर सोचना चाहिए। वे लगातार गठबंधन की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं। श्री नीतीश कुमार जी जो गठबंधन के नेता हैं, उनकी छवि खराब करने के कुत्सित प्रयासों में हैं। वो आरजेडी के विधायक हैं। आरजेडी को मजबूती के साथ तय करना चाहिए कि क्या ऐसे विधायक भी उनकी पार्टी में रह सकते हैं जो गठबंधन की मर्यादाओं और सीमाओं का उल्लंघन करते हों। क्या कभी जेडीयू के किसी नेता ने कभी किसी सहयोगी दल के नेता के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी की है, जैसी टिप्पणी श्री सुधाकर सिंह निरंतर कर रहे हैं? इससे न सिर्फ मर्यादा खराब होती है, सतह पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के मन और मिजाज भी खराब होते हैं। सीएम नीतीश कुमार को सुधाकर सिंह की चुनौती पर जेडीयू ने पलटवार किया और सुधाकर सिंह को धोखाधड़ी का आरोपी बताया। राजद के 420 के आरोपी किसानों के हकमारी के आरोप में जेल प्रवास करने वाले किसानों के संबंध में नए प्रवचन करता है। माननीय नीतीश कुमार जी पारिवारिक विरासत से नहीं, अपने कर्म के बदौलत और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद एक ऐसे राजनेता हुए जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की जब घोषणा की 95 में, एक दिन अपने क्षेत्र में नहीं गए और जनता ने जिताकर भेजा। संतोष का नाम इसलिए लेते हैं कि संतोष युवा है, पढ़ा लिखा है और बहुत का नाम आता है, उसको पढ़ा सकता है, वो नेट है, फ्रेशर है, सब कुछ है, इसलिए संतोष को हम मुख्यमंत्री के रूप में पेश करें। तो वहीं पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने आज एक बार फिर से दोहराया कि उनका बेटा मुख्यमंत्री पद का सबसे योग्य उम्मीदवार है। जहानाबाद में मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री पद के जितने भी कैंडिडेट हैं, उनमें सबसे बेहतर कैंडिडेट संतोष सुमन हैं। इसके पहले मांझी अरवल में भी ये बात कह चुके हैं कि संतोष सुमन पढ़े लिखे और योग्य उम्मीदवार हैं। आज जो काम वो कर रहा है इसी तर्ज पर कर रहा है कि आज प्रोफेसर है। जहाँ तक सीधे करने की बात है, बहुत लोग कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट के पदाधिकारी और शेड्यूल कास्ट के अफसर और शेड्यूल कास्ट के मिनिस्टर जो होते हैं वो सो होते हैं। तो जीतन मांझी ने जिस प्रकार से दिखलाया, हम कहते हैं चैलेंज करते हैं कि हमारा बेटा संतोष कुमार सुमन अगर मुख्यमंत्री पद को मिलेगा तो कोई भी अभी जितने नाम आ रहे हैं मुख्यमंत्री का उससे बेटर साबित करेगा, इसीलिए हम उसका नाम लेते हैं।